गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कांस्टेंट मोशन प्रतिबंधित गति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रतिबंधित गति क्या होती है। यदि कोई कण गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त किसी अन्य बाह्य बल के अधीन किसी वक्र में गतिमान हो तो इस प्रकार की गति को प्रतिबंधित गति कहते हैं। If a particle is moving in a curve under the influence of an external force except acceleration due to gravity, then the motion of the particle is called constant motion. अब इसमें दो तरह की गति कहते हैं हम, एक कण के अंदर की ओर गति और दूसरा कण के बाहर की ओर गति। कि माना कोई कण बिंदु A से चलना प्रारंभ करता है और वह किसी वक्र में गतिमान है। किसी समय कण बिंदु P पर है और बिंदु P पर आप स्पर्श रेखा के खींचते हैं और बिंदु P पर स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर अभिलंब खींचा जाता है और जो अभिलंब है उसकी दिशा में एक एक्सटर्नल फोर्स R कार्यरत है बिंदु P पर, क्योंकि मैंने कहा था गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण लग रहा है तो बिंदु P पर अगर एक्सेलरेशन g है तो फोर्स कितनी होगी, mg। अब इस mg को अगर हम स्पर्श रेखा की दिशा में वियोजित करें तो वो कितना हो जाएगा, mg cos 90 माइनस साई यानी कि mg साइन साई। दिशा क्या होगी, नीचे की ओर, कण जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो इसलिए हम कहते हैं कि स्पर्श रेखीय त्वरण इज इक्वल टू माइनस mg साइन साई, या m d2s विद रिस्पेक्ट टू dt2 इज इक्वल टू माइनस g साइन साई, या v dv बाई ds इज इक्वल टू माइनस g साइन साई। और जो अभिलंबिक त्वरण होता है वो v स्क्वायर बाई रो, तो अभिलंब की दिशा में जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, mv स्क्वायर बाई रो, और वो कितनी हो जाएगी, mg को हमने रिजॉल्व किया था तो स्पर्श रेखा की दिशा में आया था mg cos 90 माइनस साई और mg उसके लंबवत दिशा में mg sin 90 माइनस साई, और mg sin 90 माइनस साई कितना हो गया, mg cos साई, और दिशा क्या है, इसकी अपोजिट है, जबकि एक्सटर्नल फोर्स R अंदर की ओर कार्यरत है, तो ये बन गया mv स्क्वायर बाई रो इज इक्वल टू mg cos साई प्लस R जो बाह्य बल लग रहा है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम जो भी हमें कैलकुलेट करना है को बोला जाएगा v s एटसेट्रा, वो कैलकुलेट किया जा सकता है। दूसरी है कण के बाहर की ओर गति, यानी कि अगर कण ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो माना कोई कण किसी कर्व में गतिमान है, t समय पश्चात कण बिंदु P पर है, P पर गुरुत्वाकर्षण बल mg नीचे की ओर कार्यरत है और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बिंदु P पर स्पर्श रेखा के लंबवत बाहर की ओर कार्यरत है। तो mg को जब हम रिजॉल्व करते हैं तो स्पर्श रेखा की दिशा में कितना हो जाएगा, mg cos, क्योंकि ये एंगल कितना हो गया साई, तो ये भी साई, तो नीचे वाला कौन कितना बन जाएगा 90 माइनस साई, तो mg cos 90 माइनस साई यानी कि mg साइन साई। तो स्पर्श रेखीय त्वरण होता है d2s विद रिस्पेक्ट टू dt2, तो स्पर्श रेखा के अनुदिश जो फोर्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, m d2s विद रिस्पेक्ट टू dt2 इज इक्वल टू mg साइन साई। और इसी प्रकार से अभिलंबिक त्वरण mv स्क्वायर बाई रो इज इक्वल टू mg cos साई, अंदर की ओर लग रहा है, अभिलंब की दिशा में है, जबकि बाह्य बल R बाहर की ओर है, तो ये बन गया mv स्क्वायर बाई रो इज इक्वल टू mg cos साई माइनस R। तो इस प्रकार से हम यदि कोई कण किसी वक्र में गतिमान है, गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त उस पर कोई अन्य बाह्य बल लग रहा है, तो उसकी गति की विवेचना इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए की जा सकती है। अब अपने यहाँ पर दो तरह के मोशन अपने स्टडी करेंगे, एक सर्कुलर मोशन, दूसरा साइक्लॉयडल मोशन। तो पहले सर्कुलर मोशन।
कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द इनसाइड ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल, कि यदि कोई कण किसी वृत्त के निम्नतम बिंदु ए से u वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है तो उसकी गति और उस पर एक्सटर्नल फोर्स r अंदर की ओर कार्यरत है तो उसकी गति की विवेचना कीजिए। कि मान लीजिए ए बी वृत्त का ऊर्ध्वाधर व्यास है, कण को निम्नतम बिंदु ए से u वेग से प्रक्षेपित करते हैं, t समय पश्चात कण बिंदु P पर है और एंगल AOP इज इक्वल टू थीटा, और बिंदु P पर अभिलंब की दिशा में बल R कार्यरत है। माना किसी समय कण बिंदु P पर पहुंचता है तो जो ऊर्ध्वाधर दूरी उसने बिंदु ए से तय की वो कितनी होगी, AN को अपने क्या लिख सकते हैं, OA माइनस ON, और OA A बन गया त्रिज्या और OM अपॉन OP क्या हो गया, कॉस थीटा, तो OM इज इक्वल टू A कॉस थीटा। तो ये बन गया आपके पास A माइनस A कॉस थीटा, यानी कि A इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी बन जाएगी, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2FS। तो S डिस्टेंस कितना तय किया है, AN, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर माइनस 2AG प्लस 2AG कॉस थीटा। और अभिलंबिक त्वरण होता है हमारा mv स्केयर बाई रो इज इक्वल टू r माइनस mg कॉस थीटा। तो क्योंकि यहाँ एंगल साई की बजाय क्या था, थीटा था, तो मैंने r की वैल्यू क्या रखी, mg cos थीटा प्लस mv स्केयर बाई रो वक्रता त्रिज्या a होती है, तो v स्केयर का मान रख देते हैं, तो r इज इक्वल टू m बाई a इंटू यू स्केयर माइनस 2AG प्लस 3AG cos थीटा। मान लीजिए जब एंगल थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाता है नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए, तब v इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो जब कण बिंदु उस बिंदु पर पहुंचेगा जब उसका वेग 0 हो जाता है, तो कॉस अल्फा इक्वेशन फर्स्ट से इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2AG माइनस यू स्केयर अपॉन 2AG। और यदि अभी केंद्रीय बल 0 हो जाए तो मान लीजिए तब एंगल बीटा है, तो इक्वेशन सेकंड से कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2AG माइनस यू स्केयर अपॉन 3AG। अब इसमें अलग अलग केस बनते हैं कि अगर v r से पहले 0 हो जाता है, तो v कब 0 होता है, जब एंगल अल्फा होता है, r 0 होता है जब एंगल बीटा बनता है। तो v r से पहले 0 कब होगा, जब अल्फा इज लेस देन बीटा होगा। अगर अल्फा लेस देन बीटा है तो कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस बीटा से बड़ा होगा। अगर कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2AG इज ग्रेटर देन यू स्केयर और यू स्केयर इज लेस देन 2AG। तो इसका मतलब कॉस अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा का मान क्या होगा, लेस देन पाई बाई 2 होगा, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 के बीच में कॉस की वैल्यू क्या रहती है, 1 से 0 के बीच में रहती है। तो इसलिए अगर v r से पहले 0 हो जाता है तो कण एक सिंपल पेंडुलम की तरह गति करेगा। दूसरा, पूर्ण दोलन का प्रतिबंध, कि यानी कि कण सर्कल में एक सर्कल पूरा करें। मान लीजिए जब कण उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। अगर थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, लेकिन v का मान v स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपने इक्वेशन एक में सब्स्टिट्यूट करें तो v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर माइनस 2AG प्लस 2AG कॉस पाई, तो v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर माइनस 4AG। लेकिन क्योंकि v स्केयर कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो इसका मतलब v स्केयर इज ग्रेटर देन 0 और यू स्केयर माइनस 4AG इज ग्रेटर देन 0 और यू स्केयर इज ग्रेटर देन 4AG। तो अगर कण बिंदु B पर पहुंचना चाहिए तो उसके लिए अपने पास क्या हो जाना चाहिए, यू स्केयर का मान 4AG से बड़ा होना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि वो सर्कल पूरा करे, तो वो अकेले V पर डिपेंड नहीं करता है, R पर भी डिपेंड करता है। और जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचेंगे और थीटा इज इक्वल टू पाई रखें तो इक्वेशन सेकंड से R का मान क्या आ जाएगा हमारे पास,
यू स्केयर माइनस 5ab। लेकिन उच्चतम बिंदु पर क्योंकि पहुंचना है तो आर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर आर पॉजिटिव है तो यू स्केयर माइनस 5az इज ग्रेटर देन 0 और यू स्केयर इज ग्रेटर देन 5az। अब उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि यू स्केयर का मान 4az से बड़ा होगा तो v पॉजिटिव रहेगा, लेकिन r पॉजिटिव तभी रहेगा जब यू स्केयर का मान 5az से बड़ा है। तो दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, यानी कि यू स्केयर का मान 5az से बड़ा हो, तो कण सर्कल में चलता हुआ एक दोलन अवश्य पूरा करेगा। तो हमने ये कहा है कि अगर वह सिंपल पेंडुलम यानी कि π/2 हो तो वह क्षैतिज व्यास के सिरों तक गतिमान रहता है। अगर यू स्केयर का मान 5az से बड़ा हो तो कण एक पूर्ण दोलन पूरा करेगा। लेकिन यदि कण यू स्केयर के वेग से प्रक्षेपित किया जाए और उसका मान 2mg से बड़ा हो और 5mg से छोटा हो तो क्या होगा, आर वी से पहले शून्य हो जाएगा। और अगर आर वी से पहले शून्य हो जाएगा तो कण क्षैतिज व्यास के सिरे से ऊपर तक तो जाएगा लेकिन उच्चतम बिंदु पर नहीं पहुंच पाएगा। तब उसकी गति एक पैराबोला की तरह हो जाएगी जब वह सर्कल में चलना छोड़ देगा, यानी कि क्षैतिज व्यास के सिरे से ऊपर और उच्चतम बिंदुओं के बीच किसी बिंदु पर जाकर कण सर्कल में चलना छोड़ देगा, लेकिन वह एक परवलय में चलना शुरू करेगा। अब वो पैराबोलिक मोशन कैसे होगा ये हम कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।